हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड जो अपनी सीरीज बायोलॉजी की चल रही है, जिसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ले लिए हैं और मैंने बेसिक्स पे स्टार्ट किया था और मैंने जो फॉरेन में जिन्होंने बायो को डेवलप किया, जितने लोग जो हो सकते हैं, मैंने कोशिश की कि उन लोगों की चर्चा, उनकी बात कर लूँ जिन्होंने एक अच्छा योगदान दिया बायो को डेवलप करने में, जीव विज्ञान को डेवलप करने में। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर भारत के संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों की बताने की कोशिश की कि सिर्फ आप विदेश के ही लोगों को, फॉरेन के ही लोगों को ना जाने, अपने देश में भी इन चीज़ों का बहुत ही बोला बाला रहा है बहुत समय पहले से ही। आप जो साइंस देख लो या किसी भी फील्ड को देख लो, तो कहीं ना कहीं मैंने बायोलॉजी को उनसे लिंक करने की कोशिश की है, जो लोग देश में, अपने देश में बायो को, एक जीव विज्ञान को एक ढांचा देने की कोशिश की थी, एक स्वरूप देने की कोशिश की थी। और बहुत सारा योगदान उनका रहा है बायोलॉजी को डेवलप करने में। अगर जैसे मैं बात करूँ चरक की, तो चरक ने आयुर्वेद पे बहुत सारी काम किया, चरक संहिता लिखा, उसके अंदर बहुत सारे मैंने चरक की बात की पिछले क्लास में। उसके अलावा मैंने फिर सुश्रुत की बात की, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा, सर्जरी की बुक है। तो सर्जरी की जो सिस्टम है, आज भी मॉडर्न डॉक्टर्स इसको फॉलो करते हैं। आज भी फॉरेन में कहीं भी चले जाओ तो सुश्रुत संहिता की जो कॉन्सेप्ट है, जो उनके बुक में लिखा हुआ है, वो चीज़ें आज भी फॉलो की जाती है। सुश्रुत जो थे वो पहले व्यक्ति थे, इनफैक्ट अगर मैं बताऊं कि उन्होंने पूरे मानव शारीरिकी पे अध्ययन किया था। बॉडी को काट के इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं ना, अंग वगैरह, अंदर के अंग को अध्ययन किया, वो पहले व्यक्ति थे। एंड्रियस विसैलियस मैंने बात की थी, जिन्होंने 100 की चोरी की, उसके बाद फिर उनको स्टडी किया, तो फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहे गए। उसके बाद मैंने फिर बताया कि कहीं ना कहीं सुश्रुत ने ही जोंक, जो लीच होता है जोंक, उस पर अध्ययन किया। और उसी से बाद में पता चला कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, ऑपरेशन के बाद जो रक्त थक्का जम जाता है, उसका कारण जो है वो जोंक के अंदर, सलाइवा में, उसके लार में बहुत ऐसे रसायन मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं। उसमें से एक के बात करूं तो हेपेरिन है। हिपेरिन जो होती है वो इसको थक्का जमाने में काम आती है। तो हिपेरिन एक केमिकल है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स और भी पाए जाते हैं जोंक के लार में। तो इन्होंने स्टडी किया, सुश्रुत ने ही। और लीच थेरेपी, वर्ल्ड फेमस है लीच थेरेपी। तो आप लीच थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे कि लीच थेरेपी क्या होती है। जब जोंक कहीं काटता है ना बॉडी पे, तो वाई शेप का घाव बनती है ना, वाई शेप। जो जब आपको काटेगा ना लीच, तो वाई शेप का एक तरीके से आपको घाव बोल सकते हो, या नॉर्मल जब कटिंग करेगा ना, आपको बाइट करेगा तो वाई शेप का बनता है ना, काटेगा तो वाई शेप। मे भी कभी क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे इंटरेस्टिंग है, मैंने बता दिया। तो लीच का वाई शेप ध्यान रखेंगे, जब आपको बाइट करता है, काटता है, तो वाई शेप होता है ना, एक्स वाई, तो वाई शेप बनता है। उसके बाद मैंने बताया कि सुश्रुत ही थे जिन्होंने अलग अलग फील्ड में, अगर देखो, राइनोप्लास्टी की उन्होंने, नाक की सर्जरी की। कैसे नाक की सर्जरी की? यहाँ का स्किन निकाल के और फिर उसको यहाँ पे नाक पे लगाया, है ना। तो ये स्किन लगा के यहाँ निकालना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। आज भी अगर आप जाके राइनोप्लास्टी देखो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन कहीं ना कहीं सुश्रुत का वो किया हुआ काम आज भी डॉक्टरों को काम आता है ना, सीखने के लिए, एक रेफरेंस लेने के लिए, कैसे उन्होंने उस समय में सारा काम किया होगा। नाक की सर्जरी की, कैटरेक्ट को निकाला, ऑप्थेल्मिक सर्जरी की। तो कैटरेक्ट जानते हो ना, आंखों से रिलेटेड जो बीमारी है, मैं बात करूंगा मोतियाबिंद क्या है, कैटरेक्ट क्या है, ग्लूकोमा क्या है, ग्लोकोमा जो बोलते हैं, इतनी भी स्क्विंट क्या होती है, सब चीज पे मैं बात करूंगा जब मैं बायो का एक्चुअल कोर में आऊंगा, है ना, आई जब पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज इन्होंने पहले ही करके रख लिए थे। मैंने फ्रूट्स पे भी बताया था कि फल देने वाले बड़े पौधों को पेड़, और फल देने वाले छोटे पौधों को वनस्पति, उन्हें बताया। उसके बाद अगर बात करो तो अस्थावर और जंगम, ऐसे जो जीव जो एक जगह रहते हैं वो अस्थावर, ऐसे जीव जो मूव करते रहते हैं यहाँ वहाँ, उसको जंगम। आप देखते हो जानवर हैं यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। अस्थावर में पौधा हो गया, प्लांट वगैरह हो गया, है ना, पेड़ पौधे, वो मूव नहीं करते, इन्होंने बताया था। और भी चीज बताई थी उन्होंने कि चतुष्पादी जानवरों के बारे में बताया था, मछलियों के बारे में बताया था, बहुत सारी चीजें उन्होंने बात की थी। लेकिन फेमस जो है वो चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने हिस्ट्री से लिंक करने की कोशिश की। तो ऐसे हम लोग मूव किए। उसके बाद पाणिनि की बात की मैंने की। तो पाणिनि में मैंने बताया आपको कि पाणिनि इज द ग्रामेरियन, है ना, ग्रामेरियन थे। संस्कृत ग्रामर को डेवलप करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। अगर देखा जाए, उन्हीं की जो बुक है
पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसी से आप दुनिया में पूरे जो संस्कृत की जो किताबें आ रही है ना, संस्कृत ग्रामर और संस्कृत का जो डेवलपमेंट हुई है, कहीं ना कहीं वो बुक है पाणिनि की अष्टाध्यायी, है ना। 8 अध्याय है उसके अंदर, मैंने बात की थी उसके अंदर कितने पाद हैं और कितने सूत्र हैं, तो 3959 सूत्र हैं उसके अंदर। तो सूत्र मतलब उसके अंदर दिए गए हैं कैसे कैसे प्रोसीजर हो सकता है ग्रामर को डेवलप करने में। और पाणिनि की मैंने बात की थी कि पाणिनि जो है उनकी माता का नाम दक्षी, दक्षी पुत्र कहे जाते हैं पाणिनि। उसके बाद मैंने बताया था कि पाणिनि के पिता का नाम पानीन, पानीन मतलब कि पानीन से ही पाणिनि बना, है ना। तो पेट्रोनिमिक बोला जाता है कि पिताजी के नाम से ही बाल बच्चों का नाम रखा जाए, है ना, तो वो पेट्रोनिमिक हो जाता है। और माता का नाम से अगर रखा जाए तो मेट्रोनिमिक हो जाता है। तो ऐसे नामकरण किए जाते हैं। इतिहास में आप जानते होंगे कि अभी भी कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे शादी विवाह होने के बाद भी माता का जो चीज है वो फॉलो किया जाता है, एज कम्पेयर टू कि ज्यादा जगह पे आप क्या देखते हो कि शादी होने के बाद सारा का सारा क्रेडिट वो जो लेके चलती हैं लेडी, वो पति का लेके चलती हैं, अपने हस्बैंड का लेके चलती हैं। लेकिन उस समय आप देखोगे बहुत जगह, आज भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे लेडीज का वो आगे बढ़ता है ना। तो ऐसे मेट्रोनिमिक पेट्रोनिमिक नाम होते हैं। जो माता से अगर नाम बाल बच्चों का रखा जाए तो मेट्रोनिमिक, और पिताजी से नाम रखा जाए तो पेट्रोनिमिक, है ना। तो ये पानीन जो है उनके पिताजी का नाम था और यहीं से नाम आया पाणिनि, है ना। तो पेट्रोनिमिक इसलिए बोला जाता है। उसके बाद मैंने बात की कि ये महाजनपद एरा में थे, 6 to 4 सेंचुरी 2 सेंचुरी बीसी के आसपास के एरा में, बीसीई बिफोर द कॉमन एरा, बीसी ईसा पूर्व, तो उस समय थे ये। और मैंने बात किया था कि आपसे कि कहीं ना कहीं ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में बोले जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है उत्तर पश्चिम जो एरिया है भारत का उधर। और मैंने आपको बताया था कि चरसड्डा एक जिला है, चरसड्डा, वहां पे ये रहते थे। लेकिन वो प्रोविंस है, एक प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, है ना। चरसड्डा जो जिला है ना, प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, उस प्रोविंस में रहते थे। और वो अगर मैं बात करूं तो खाइबर करके एक प्रोविंस है पाकिस्तान में, आप देखोगे तो 3-4 प्रोविंसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखो इस एरिया में, ठीक है ना, चरसड्डा मैंने बात की थी, ये नया नाम है, ठीक है। और ये पाकिस्तान में पड़ता है अभी, वहां पाणिनि का जन्म हुआ था, पाणिनि का। लेकिन पाणिनि के अष्ट अध्याय में अगर आप देखोगे कि अष्ट अध्याय में, पाणिनि के अष्ट अध्याय में क्या लिखा गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अष्ट अध्याय में आपको दिखेगा कि जो आपने सुना होगा एक घाटी है पेशावर घाटी, पेशावर वैली। तो पेशावर वैली के पास वाले एरिया में ही आपको खाइबर, खाइबर करके पेशावर वैली, इस एरिया में आपको पता होगा हिंदू कुश माउंटेन इधर है। तो उसके बाद खाइबर पास इधर है, खाइबर पास जिससे बोला जाता है कि अलेक्जेंडर एंट्री किया था भारत में। वो कहानी क्या कहते हैं उससे रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो मैं उसकी बात ज्योग्राफी में करूंगा। तो पेशावर वैली में देखा जाए तो पेशावर वैली में खाइबर, खाइबर पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा, खाइबर पख्तूनख्वा वो जगह का नाम है। खाइबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस हैं, उस प्रोविंस में ये चरसड्डा जिला जो है आता है। खाइबर, पहली बात तो पेशावर वैली, है ना, पेशावर घाटी, इसके अंदर आपको मिलेगा। ये चरसड्डा एक जिला है जो कि पेशावर घाटी के पास में है। और पेशावर घाटी में अगर देखा जाए तो ये एक है खाइबर पख्तून, ये है आपका एरिया, ये प्रोविंस है पाकिस्तान का, ये प्रोविंस है पाकिस्तान का। आपने देखा हो ना भारत भी प्रोविंसेस में बटा था, वही तो प्रोविंस है पाकिस्तान का खाइबर पख्तूनख्वा। खाइबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है ये आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। पेशावर वैली जो है, पेशावर वैली, वहां पे ये प्रोविंस है। और उसी का, इसी प्रोविंस का सबसे बड़ा जिला चरसड्डा है। और अगर लेकिन अष्ट अध्यायी की बात करोगे तो अष्ट अध्यायी में अगर देखोगे तो ये चरसड्डा का जो नाम दिया गया ना, पुष्कलावती दिया गया अष्ट अध्यायी में। अष्ट अध्यायी में चरसड्डा का जो नाम है, ओल्ड नेम पुष, ये ओल्ड नेम, ठीक है ना, मतलब ये अष्ट अध्यायी में मेंशन है ये नाम।
और अभी चरसड्डा के नाम से हम लोग जानते हैं पाकिस्तान में, जो कि पेशावर वैली, पेशावर घाटी में है। और पेशावर घाटी में ही आपको खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, इसी प्रोविंस में ये जिला पड़ता है चरसड्डा, है ना। और ये पुराना नाम था पुष्कलावती, पुष्कलावती ये ओल्ड नेम है, जो कि अष्टाध्यायी जो पाणिनि की किताब है ना, उसमें ये जिक्र है कि ये स्थान पे उनका जन्म हुआ था। लेकिन नया नाम चरसड्डा है, जो कि पाकिस्तान में है और यहाँ माना जाता है, जो कि पेशावर वैली में पड़ता है। और पेशावर वैली में ही आपको खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है। पाकिस्तान के 4 ऐसे प्रोविंस है, उसमें से एक ये प्रोविंस है, बड़ा प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, ठीक है। इसके अंदर में ये जिला है, ठीक है। इस प्रोविंस के अंदर में ये चरसड्डा जिला है। और ये पुराना नाम है, मैंने बता दिया, ये पुराना स्थान का नाम है, इसी स्थान का नाम पुराना है। अष्ट अध्यायी में ये जिक्र है इस स्थान का नाम कि पुष्कलावती, ये जिक्र है इस स्थान का नाम, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। मैंने चरसड्डा बताया था, बट इसी का पुराना नाम ये है अष्ट अध्यायी बुक में। और ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। पेशावर वैली जो है उस पे खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, इस प्रोविंस का ये सबसे बड़ा जिला, एक जिला है, ठीक है ना। और अच्छा बड़ा जिला भी है ये साइज में, चरसड्डा। तो ये मैंने बात की थी, बस ये वाला पोर्शन मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया और इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हिंदू कुश माउंटेन यहाँ से खैबर पास है, इससे रिलेटेड फिर बता सकते हो ज्योग्राफिकल एरिया में, लेकिन वो हिस्ट्री हो जाएगा और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी हो जाएगी। तो फिर उतना ही रखते हैं। इनका प्लेस का नाम बताना था, मैंने बता दिया, ठीक है। अब पाणिनि के बाद, और पाणिनि की मैंने बात की थी कि पाणिनि ने जो लैंग्वेज को डेवलप किया था, उसमें आपने सुना होगा कि उन्होंने कुछ चीज़ों को यूज किया था, 3 चीज, फोनीम, मॉर्फीम एंड रूट। तो उन चीज़ों को यूज करके और उन्होंने एक संस्कृत ग्रामर बनाया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पाणिनि का जो संस्कृत ग्रामर का जो ये वर्क है ना, कहीं ना कहीं इन्होंने एल्गोरिथम का यूज किया है, रूल्स का यूज किया है, सेट ऑफ रूल्स, मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं यूज हुई है, जो कि आज के समय में कंप्यूटर सिस्टम में जॉन बैकस जो है, जिन्होंने डेवलप किया था बैकस नॉर फॉर्म, बैकस, ठीक है। कहीं कहीं ओ भी नहीं होता है, कहीं कहीं ओ भी लिखा जाता है ना, तो ओ यू एस या बी एस सी के यू एस दोनों चलता है, बैकस नॉर फॉर्म। ये सिंटेक्स फ्री ग्रामर बनाने के लिए यूज की जाती है कंप्यूटर सिस्टम में। आज के डेट में आप जो भी देखते हो ना कंप्यूटर रिलेटेड चीजें, ये बैकस नॉर फॉर्म यूज किया जा रहा है। सिंटेक्स फ्री ग्रामर नोटेशन टेक्निक है ये सिंटेक्स, इसके बारे में बताता, लेकिन आपका एग्जाम से ये ओवर ही हो जाएगा। साइंस टेक में भी इसकी बात नहीं करनी है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि साइंस टेक में इसकी बात करेंगे, बस इतना आप याद रखिए कि जॉन बैकस का दिया हुआ बैकस नॉन फॉर्म है और ये सिंटेक्स फ्री ग्रामर में यूज किया जाता है। ये मेटा नोटेशन टेक्निक है ये, या आप ऐसा रख लो, ज्यादा फिर टेक्निकल नहीं जाते हम। नोटेशन टेक्निक है, नोटेशन समझते हो ना, नोटेशन चीजों को, नोटेशन टेक्निक आप देखना। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको जानने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम की चीजें हैं ये, है ना। कंप्यूटर साइंस के लोग इसको पढ़ते हैं और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरत नहीं है, तो क्या क्यों बताना, है ना। एग्जाम में आएगा नहीं आपको इसके अंदर की चीजें, बट ये जरूर है कि बैकस नॉर फॉर्म किससे रिलेटेड है, तो ऐसा आ जाएगा। सिंटेक्स फ्री ग्रामर नोटेशन टेक्निक है और ऐसा ही मिलता जुलता चीज पाणिनि ने पहले करके दिखा दिया था अपने संस्कृत ग्रामर की जो राइटिंग उनकी बुक है ना, उसमें आप देखोगे तो ऐसा ही जो बैकस नॉर फॉर्म में सिंटेक्स फ्री ग्रामर जो कंप्यूटर सिस्टम में आज के समय में जो यूज किया जाता है ना, पाणिनि ने ये चीज पहले ही करके दिखा दिया है और बेहतर है, बेहतर है, इससे भी बेहतर है वो एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि उस समय डेवलप हुआ है जिस समय चीजें नहीं थी। ये तो 1959 के आसपास का चीज है, 1959। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये उन्होंने डेवलप किया, तो इसीलिए गर्व होना चाहिए देश पे, क्योंकि सुश्रुत ने सारा काम किया है। और कहीं ना कहीं नेपाल का भी मैंने जिक्र किया था कि सुश्रुत संहिता का जो पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट है, तार का जो पत्ता होता है ना, पहले तो कॉपी किताब हुआ नहीं करते थे, है ना। कॉपी उठाया, पेन ले आए, राइटोमीटर और बहुत अच्छा पेन उठा के ले आए और लिखना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो हुआ नहीं करते थे, तो पॉल्यूशन भी कम था। आजकल जितना कॉपी यूज हो रही है उतनी पेड़ की कटाई, आप जानते हो कॉपी कैसे बनती है। तो उस समय क्या था कि पाम के जो पत्ते होते थे ना, उसका यूज करके चीजों की राइटिंग की जाती थी उस पत्तों पे, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है कि पत्ते पे डायरेक्ट तोड़ के पत्ते को लिखना स्टार्ट नहीं कर दोगे। प्रोसीजर है, उबाल के भी चीजों को उबालना पड़ता है, उसको सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद प्रेस करना पड़ता है, प्रेस करने के बाद फिनिशिंग करनी पड़ती है। फिनिशिंग करोगे, उसमें जो फिनिशिंग हो जाएगी तो एकदम प्लेन हो जाएगी। उसके बाद राइटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद थोड़ा सा इंक यूज करना पड़ता है। इंक यूज करने के बाद इंक जब उस पर लग जाएगी तो थोड़ी सी वॉशिंग करनी पड़ती है, धोओगे तो जो
जो आपने लिखा है ना वो जो एक्स्ट्रा होगा इंक वो हट जाएगा और बाकी जहां जहां आपने लिखा है उस पर इंक लग जाएगी, तो साफ दिखेगा जैसे किताबों में दिखता है। तो ये प्रोसीजर है, इसके थ्रू की जाती है सब काम। तो पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट में देखा जाए तो जिक्र है, और पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट जो है वो केसर लाइब्रेरी में रखा गया है। केसर लाइब्रेरी कहाँ है, मैंने कल बताया था पिछली क्लास में। कभी क्वेश्चन आ जाए केसर लाइब्रेरी तो भारत लाइब्रेरी भी नेपाल में ही है ना। भारत लाइब्रेरी करके, लाइब्रेरी में जितने पढ़ने वाले लोग हो ध्यान रखना भाई, लाइब्रेरी जो भारत लाइब्रेरी है वो भी एक देखोगे तो नेपाल में आपको मिल जाएगी, और केसर लाइब्रेरी भी नेपाल में है। तो केसर लाइब्रेरी जो है वो, केसर लाइब्रेरी की बात करो तो केसर लाइब्रेरी में आपको केसर कैसे नाम पड़ा उसका, है ना, इस फिर हिस्ट्री में एंट्री हो जाएगी, है ना। फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं। चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा ये कोई थे, 1907 में अपने बच्चे के लिए इन्होंने बनाया था। ये लाइब्रेरी नहीं बनी थी, लाइब्रेरी बाद में बन गई वो, और एक तरीके से उसके अंदर पैलेस टाइप की चीजें थी। तो चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा ये थे। इन्होंने अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए इन्होंने 1907 की जिक्र किया जाता है 1907 में, अपने बेटे के लिए केसर शमशेर राणा, उसी के नाम से केसर लाइब्रेरी है ना। तो इनका जो सन था बेटा, अब इसका भी हिंदी लिखे क्या, पुत्र, और ये तो लिख लेना यार, चंद्र ऐसे, शमशेर जंग बहादुर राणा, ठीक है। ये तो नाम है, नाम तो कोई भी लिख सकता है। सन जो थे इनका बेटा जो था उसका नाम था केसर शमशेर राणा, ठीक है। इन्हीं अपने पुत्र के लिए इन्होंने ये लाइब्रेरी, जो केसर है ना इसी के नाम से केसर लाइब्रेरी आई है, इन्हीं के बेटे के नाम से। केसर नाम है ना, देखो ना नाम में ही तो केसर आ रहा है, तो केसर लाइब्रेरी, ठीक है। और केसर लाइब्रेरी में 6 सेक्शन है, अब उसमें बात करने की जरूरत नहीं है, 6 सेक्शन उसके अंदर है, उसमें से एक केसर सेक्शन भी है। लाइब्रेरी के अंदर 6 सेक्शन बने हुए, उसमें से एक केसर सेक्शन भी है। केसर सेक्शन में पुरानी फोटोज हो गई, मनुस्क्रिप्ट जो हो गया, ओल्ड बुक्स हो गई, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कलेक्शंस हो गए, वो सारे रखे गए। और भी 5 सेक्शन है, कभी नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। केसर लाइब्रेरी, इसी केसर लाइब्रेरी में आपको पाम लीफ, तार का जो पत्ता होता है, पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट मिल जाएगी आपको, किसकी, सुश्रुत संहिता के। ये थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। ये नेपाल के थे चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा, और उनके बेटे केसर शमशेर राणा, उनके लिए इन्होंने बनाया था। उसके बाद ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी में एंट्री जो थी वो बाकी लोगों की नहीं होती थी। जब ये लोग थे उस समय बाकी लोगों की एंट्री इसके अंदर नहीं होती थी, जो ऑफिशियल्स मेन पर्सन होते थे उनको ही एंट्री दी जाती थी। बाकी हर कोई जो कहो कि समाज का हर आदमी एंट्री कर ले तो नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब ये मर गए तो लास्ट में इनकी बीवी जो है, वाइफ जो है, मरते मरते बाद में चीजों को सौंप दिया था कि हाँ ये लाइब्रेरी आप एक समाज के लिए यूज कर सकते हो, और कोई भी आ सकता है इसके अंदर और पढ़ सकता है, जो भी चीजें हैं इसके अंदर देख सकता है। तो ये थी थोड़ी सी बात। और फिर इसकी कहानी और भी है कि ये इंग्लैंड गए थे, वहां से कुछ चीजों देखा, देखने के बाद फिर अपने पुत्र के लिए बनाने का सोचा, है ना। तो उसी को बाद में लाइब्रेरी केसर लाइब्रेरी के नाम से, इन्हीं के बेटे के नाम से केसर लाइब्रेरी रखा गया, जिसके अंदर पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट है, किसका, सुश्रुत संहिता का। मतलब पाम के पत्ते पे आपको मिल जाएगी कहानी पूरी इसकी, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा कहानी। अब लेकिन मैंने बताया था कि नेपाल जर्मनी का भी एक मनुस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है ना, मनुस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है नेपाल जर्मनी का। तो वो एक अलग है, 2002 के आसपास का प्रोजेक्ट है वो, नेपाल जर्मनी मनुस्क्रिप्ट। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो हमारी अचीवमेंट रही है, जो बुक्स हैं उसको प्रिजर्व करने की बात है। तो नेपाल जर्मनी मनुस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो 2002 का। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स हुआ करती है ना, जो पुरानी चीजें हैं उसको अगर संभाल कर रखना है तो उसी को प्रिजर्व करने की प्रोजेक्ट है नेपाल जर्मनी मनुस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट, है ना। मनुस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करना है, मनुस्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे देखो ना पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट किसकी है, सुश्रुत संहिता की।
तो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व करना, अदरवाइज वो नष्ट ना हो जाए। आपने देखा ना बहुत सारी ऐसी बोवेर मनुस्क्रिप्ट है जो मैंने आपको बात की थी, तो उसका बहुत सारी चीज मिलता नहीं है। अगर मिलता तो बहुत सारी चीजें ज्ञान मिल जाती। अर्थशास्त्र को देख लो तो अर्थशास्त्र जो है उसकी बहुत सारी चीज नहीं मिलती है, कुछ चैप्टर्स नहीं मिलते हैं। अगर मिलता तो उससे बहुत जानकारी हमें मिलती। तो प्रिजर्व करना हमारा एक धर्म है, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। जो पूर्वजों ने चीजों को बनाया है अपने अनुभव से, वो आगे आएगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हमसे आगे जाएगी तो हमारे आने वाली जनरेशन को सीखने को मिलेगा। इसीलिए हर देश में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेशन की प्रोजेक्ट चलती हैं, प्रोजेक्ट योजनाएं चलती हैं कि जो पुरानी चीजें उनको प्रिजर्व किया जाए, है ना। हेरिटेज विरासत वगैरह आप देखते हो, है ना, यूनेस्को की प्रोजेक्ट है, तो यूनेस्को चलाती है उसको। कल्चरल हेरिटेज होती है, नेचुरल हेरिटेज होता है, तो प्रिजर्व करने का उसी तरीके से नेपाल जर्मनी की मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट है 2002 की, उसमें चीजों को प्रिजर्व किया गया है ना। तो ये हो गया। अब उसमें अगर मैं बताऊं तो यूनेस्को का इंटरनेशनल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, यूनेस्को का, मैंने यूनेस्को की बात की इसीलिए यूनेस्को का इंटरनेशनल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, एक रजिस्टर बनी हुई है बहुत सारे देशों के जो मेन जो इंफॉर्मेशन है ना, जैसे सुश्रुत संहिता हो गया, ये पुट की गई है वहां पे सुश्रुत संहिता। तो इसको ध्यान से मैं चाहूंगा कि याद करो आप, क्योंकि यूनेस्को ने इसको उस लाइब्रेरी में, उस रजिस्टर में इसको डाला है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है यूनेस्को का, प्रोजेक्ट का नाम जो है वो रजिस्टर है एक तरीके का, इंटरनेशनल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, इंटरनेशनल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, यूनेस्को इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मेमोरी, मेमोरी मतलब जो चीजें संभाल के रख रहे हो ऑफ वर्ल्ड। जैसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पढ़ोगे आप, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वेटलैंड की, तो उसकी भी थ्रेटेंड जो खतरे में वेटलैंड है उनकी रजिस्टर और रिकॉर्ड रखा गया है उसके अंदर। उसी तरीके से ये है इंटरनेशनल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके अंदर आपको सुश्रुत संहिता मिल जाएगा, रखा गया है इसके अंदर, सुश्रुत संहिता को इसके अंदर रखा गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कभी कि रखा गया है कि नहीं इस रिकॉर्ड में। और बाकी सुश्रुत संहिता की कहानी आप जानते ही हो। एक तांत्रिक मनुस्क्रिप्ट है, तांत्रिक मनुस्क्रिप्ट, उसको भी, और ये पहली बार है नेपाल का वो तांत्रिक मनुस्क्रिप्ट, और ये कि वहां से नेपाल से इन दोनों को इस रिकॉर्ड में, यूनेस्को की इस रिकॉर्ड में रखा गया है ना। पहली बार हुई थी ये बात, है ना। उस तांत्रिक जो वो मनुस्क्रिप्ट है उसका नाम क्या आप सुने हो कभी? निश्वास तत्व संहिता, निश्वास तत्व संहिता, जो कि तांत्रिक मनुस्क्रिप्ट है, तंत्र मंत्र से रिलेटेड तांत्रिक मनुस्क्रिप्ट है, निश्वास तत्व संहिता। एक तो ये हो गई, इसको रखा गया है, और एक है ना, ये तांत्रिक ओल्डेस्ट तांत्रिक मनुस्क्रिप्ट है ये, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एंशिएंट तांत्रिक मनुस्क्रिप्ट है ये। अब इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, शैव तांत्रिक जब बोला, शैव होता है ना, शैव, शिव जी से रिलेटेड शैव तांत्रिज्म, इस पे चीजें बात की गई है, बट जरूरत नहीं है। तांत्रिक मनुस्क्रिप्ट, बस इतना जरूर मैंने बताया क्योंकि ये दोनों के दोनों इसमें पुट किए गए हैं इंटरनेशनल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये दोनों के दोनों नेपाल से, ये दोनों को दोनों इसमें पुट किया गया इस रिकॉर्ड में। तो मे भी क्वेश्चन आ जाए, पहली बार इस रिकॉर्ड में नेपाल से ये दोनों को पुट किया गया है। सुश्रुत संहिता जो मैंने बताया था ना पाम लीफ वाली, तो यहाँ पे पुट किया गया है। तो यहाँ पे संभाल के रखने की कोशिश की जा रही है ना चीजों को। और जैसे आप देखते हो ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये नाम चला गया, वो नाम चला गया, तो वैसे ही इस रिकॉर्ड में ये दोनों चलेगा, ये दोनों बुक है ना। और प्राचीन इसमें नॉलेज है अपना, तो ये तांत्रिक मनुस्क्रिप्ट है, इसको संभाल कर रखना जरूरी है। सुश्रुत संहिता आप जानते हो सर्जरी से रिलेटेड पूरी, तो संभाल कर रखना जरूरी है। तो ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड, ये दोनों के दोनों जो बुक है एक तरीके से ये इस इंटरनेशनल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है यूनेस्को के। तो क्वेश्चन आ सकता है मे बी, और पहली बार है ये नेपाल का, ये दोनों पहली बार नेपाल से कोई ऐसा चीज जो कि इसमें दर्ज हुआ हो वो पहली बार है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। निश्वास तत्व संहिता तांत्रिक मेडिसिन से मनुस्क्रिप्ट से रिलेटेड है, और सुश्रुत के बारे में आप तो पढ़ते ही आ रहे हो, इतने समय से सुश्रुत ही चल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट में मैंने पाम आइलैंड की बात की थी आपको, पाम आइलैंड याद है? यूएई जो है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, कोस्ट ऑफ दुबई, दुबई के कोस्ट पे आपको ये पाम आइलैंड मिल जाएंगे, 3 आर्टिफिशियल है
और मैंने उसमें बात की थी पाम जुमेरा की बात की थी, पाम जुमेरा पाम डियरे की बात की थी, डियरे का बात की थी। उसके बाद मैंने पाम जेबेल अली की बात की थी। लिख दूं फिर से, याद रखना, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना। ये 3 आइलैंड है, डेयर आइलैंड, एंड तीसरा जो है पाम जेबेल अली, ठीक है। ये 3 आइलैंड है, ठीक है। उसकी भी कहानी है कि ये जो ये दोनों है ना, ये इससे बड़ा है, पाम जुमेरा से ये दोनों आइलैंड बड़े हैं, और कुछ इकोनॉमिक रीजन के कारण ये दोनों आइलैंड कंप्लीट नहीं हो पाए पूरे तरीके से। इसकी कहानी अलग है, इकोनॉमिक रीजन थी, आर्थिक कारण था, बट पाम जुमेरा से ये दोनों आइलैंड बड़े हैं। और आपको शेप ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा ऐसा इसका, ठीक है ना। ये पूरा ऐसे ऐसे में आपको दिखेगा कि पाम के शेप का है ये, है ना। और ये दोनों आइलैंड इससे बड़े हैं, और ये दोनों आइलैंड बन नहीं पाए, और कुछ रीजन है, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, आर्थिक रीजन भी है, और इसकी प्रेजेंट स्टेटस आपको देखना पड़ेगा। बट ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रख सकते हो कि ये क्या था। और ये पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट से रिलेटेड था, तो मैंने पाम आइलैंड के बारे में बता दिया, जो कि यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, कोस्ट ऑफ दुबई पे आपको ये मिल जाएंगी, दुबई के कोस्ट पे। और दुबई तो जानते हो कैसा वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जगह में से एक है वो, दुबई बहुत ही मोस्ट डेवलप में से भी एक है वो। फिर मैंने बात कही थी आपसे, याद रखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है नाम, संस्कृत की बात मैंने की थी, और मैंने पाणिनि की बताया था आपको कि ही वाज ए लिंग्विस्टिक, संस्कृत लिंग्विस्टिक एंड ग्रामेरियन, वैयाकरण बोलते हैं ग्रामेरियन को, वैयाकरण, ग्रामर व्याकरण, और ग्रामेरियन वैयाकरण। तो ही वाज ए संस्कृत लिंग्विस्टिक एंड ग्रामेरियन। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज को डेवलप करने वाले, संस्कृत लैंग्वेज को डेवलप किया। आपको पता है 14 सूत्रानी, आपको पता है 14 सूत्र, महेश्वर सूत्र, जो महादेव से मिला डमरू बजा के, उस 14 स्वर से इन्होंने पूरा का पूरा अष्ट अध्यायी को डेवलप किया। उस पर कमेंट्री लिखी गई महाभाष्य, महाभाष्य उस पर कमेंट्री थी, है ना। महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। तो ये कहानी थी। और फिर मैंने बताया था कि जो वेदों के जो अंग है ना, वेदों के अंग, उस अंग में से जो व्याकरण है, व्याकरण, व्याकरण में ओल्डेस्ट अगर ये जो लिटरेचर देखोगे तो वो अष्ट अध्यायी है ना। ओल्डेस्ट जो लिटरेचर है वो अष्ट अध्यायी है। तो ओल्डेस्ट लिटरेचर जैसे शिक्षा हो गया, व्याकरण के जो 6 वो है ना, वेदांग, वेद के 6 अंग कौन है? शिक्षा, छंद, व्याकरण, ये 6 है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंग है। इसमें से व्याकरण जो ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर है, ओल्डेस्ट, वो ओल्डेस्ट जो है जिन्होंने बनाया अष्ट अध्यायी पाणिनि के द्वारा, ठीक है। अष्ट अध्याय ये ओल्डेस्ट है इस व्याकरण के। आपको पता है वेदांग वेद के 6 अंग है, और कहीं ना कहीं वेदों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए भी इस चीजों को लाई गई थी। एसोसिएटेड ब्रांच है ये वेदांग, किसके लिए? विच एक्चुअली इवॉल्व, इसको ये इवॉल्व हुए इन ऑर्डर टू मोर आपको नॉलेज हो पाए वेदों के बारे में, उसके लिए चीजें ये इवॉल्व हुई थी, है ना। तो इसकी बात मैं करूं तो ये एसोसिएटेड ब्रांचेज हैं किसके? वेदों के अंग है, विच एक्चुअली इवॉल्व, जो इवॉल्व हुए हैं, विच एक्चुअली इवॉल्व इन ऑर्डर टू एबल टू स्टडी द वेदा, कि आप वेदों को पढ़ पाए, इसलिए ये चीजें इवॉल्व हुई थी जो वेदों के अंग है वेदांग, ठीक है ना। तो क्योंकि वेद डिफिकल्ट है, आपको पता है, उसकी कहानी अलग है, क्यों संस्कृत में लिखा गया चीजें मैंने कुछ बताया भी था आपको, और मैं फर्दर कभी बता भी दूंगा कि संस्कृत में ही क्यों चीजें लिखी गई थी, उसका एक रीजन है ना। तो ये है, उसमें से व्याकरण मैंने बता दिया, ओल्डेस्ट अष्टाध्यायी। आप वेदों के अंग के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेदांग के बारे में, उसमें से मैंने लिंक कर दिया अष्टाध्यायी का, पाणिनि, ठीक है। फिर मैंने संस्कृत ग्रामर जो डेवलप किया उन्होंने, मैंने बताया कि 3 चीजों का यूज किया, फोनीम, मॉर्फीम एंड रूट, ठीक है। तो फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एक साउंड को दूसरे साउंड से अलग करती है, और मॉर्फीम जो है स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है, और
इट मे बी ए वर्ड, ये वर्ड हो भी सकता है, शब्द हो भी सकता है, शब्द नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर मॉर्फिम की बात कर रहा हूं, ये को उतना जानना जरूरी नहीं है इंग्लिश से रिलेटेड। जैसे रीअपियर्ड है ना, दोबारा एग्जाम में कोई प्रिपेयर कर रहा है, एक बार नहीं हुआ तो फिर से रीअपियर करेगा ना एग्जाम में देने के लिए, तो रीअपियर्ड। तो री जो है एंड ईडी, तो ये एक वर्ड तो नहीं है, ये रीअपियर्ड एक वर्ड है, लेकिन आर ई एंड ईडी तो वर्ड नहीं है, लेकिन इसके एलिमेंट है ना, रीअपियर्ड के तो एलिमेंट है ना, एक ये, इन दोनों इसके ही एलिमेंट है ना पूरे रीअपियर्ड के। तो इसीलिए मॉर्फिम को बोला जाता है कि इट मे बी ए वर्ड और इट डजंट स्टैंड अलोन एज ए वर्ड, ये वर्ड की तरह नहीं भी है, इट मे बी ए वर्ड और इट इज एलिमेंट ऑफ वर्ड, वर्ड का एलिमेंट हो सकता है री और ईडी, है ना। तो ये वर्ड है, उसका एक एलिमेंट है ये और ये। तो ये मॉर्फिम है, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है ये। और उसके बाद मैंने रूट की बात की थी, तो रूट में आपने समझा कि रूट क्या होता है। इन तीन चीजों का यूज करके उन्होंने संस्कृत ग्रामर को डेवलप किया। तो रूट जो है प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट है, प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट। लेक्सिकल यूनिट आप जानते हो, लेक्सिकल जो होती है वो डिक्शनरी टाइप की चीजें होती है, जैसे ए टू जेड आप पढ़ते हो ना डिक्शनरी में, ए से रिलेटेड पूरा, बी से रिलेटेड पूरी जानकारी होती है, वर्ड मीनिंग। उसी तरह ए से जेड लेके ए से जेड तक की डिक्शनरी होती है। उसी तरह लेक्सिकल, इसी डिक्शनरी में से उन्होंने वर्ड्स को लिया था, उसमें पाणिनि ने उसमें एल्गोरिथम रूल्स लगाया था, उसके बाद उन्होंने अष्टाध्यायी को डेवलप किया था, संस्कृत ग्रामर को डेवलप किया था। ठीक है, तो उसमें लेक्सिकल जो है, लेक्सिकल यूनिट, प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट ऑफ वर्ड फैमिली, शब्द परिवार का जो प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट है वो रूट होता है। और उसी से ये तीन चीजों से ये चीजें बनती हैं, मॉर्फीम, फोनीम एंड मॉर्फीम, फोनीम एंड पहला, दूसरा एंड तीसरा रूट, है ना। तो ये प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट जो होती है वर्ड फैमिली की, वो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, एक शब्द से दूसरे शब्द को डिफरेंशिएट करने के लिए। मॉर्फिम के बारे में बता दिया कि स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है। इट मे बी ए वर्ड, ये शब्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये एलिमेंट होगा शब्द का। री ईडी मैंने बताया था, आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे, मैं बता दे रहा हूं। मे बी मॉर्फिम से रिलेटेड चीजें, फोनीम, मॉर्फिम, रूट इंग्लिश से रिलेटेड चीजें हैं ये अंग्रेजी से। तो इन तीन चीजों का यूज किया और उन्होंने पूरी की पूरी संस्कृत ग्रामर को डेवलप किया। उसमें से आपको पता है कि फोनीम जो शब्द है, साउंड, 14 ऐसे वर्ष थे, 14 वर्ष। आपने 14 महेश्वर सूत्र के बारे में सुना था, उसी से 14 वर्ष से इन्होंने पूरी की पूरी फोनीम को डेवलप किया, संस्कृत को डेवलप किया। 14, इसमें 14 यूज किए जाते हैं। मैंने बताया था ना आपसे कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, एक शब्द से दूसरे शब्द को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये साउंड का, इट इज द यूनिट ऑफ साउंड, सेपरेट करता है एक शब्द को दूसरे शब्द से। इट इज द यूनिट ऑफ साउंड दैट सेपरेट वन वर्ड फ्रॉम द अनदर। ठीक है, तो इसमें 14 ऐसे वर्ड्स यूज किए गए थे, आप जानते हो 14 सूत्र, महेश्वर सूत्र रिलेटेड। तो फिर संस्कृत ग्रामर डेवलप हुआ। उसके बाद इन्होंने कई ऐसे स्कॉलर्स का जिक्र किया है ना। आप देखोगे इनकी बुक में अष्टाध्यायी में, और आपको पता चलेगा कि जाम्बवत विजय कौन है, ऐसे स्कॉलर्स का इन्होंने जिक्र किया है ना। बट आपको उतना जरूरत नहीं है जानने की कौन कौन से स्कॉलर्स थे और क्या क्या उन्होंने जिक्र किया। फिर मैंने बैकस नॉर्म फॉर्म की बात की थी, तो उन्होंने 1959 में जॉन बैकस ने ये एक नोटेशन टेक्निक डेवलप किया सिंटेक्स फ्री ग्रामर बनाने के लिए, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में आज भी यूज किए जाते हैं और कहीं ना कहीं पाणिनि की टेक्निक मैच करती है इनसे। ठीक है, तो पाणिनि इन सम प्लेस इवन बेटर देन बीएनएफ, बैकस नॉर्म फॉर्म से, बैकस नॉर्म फॉर्म से बेटर भी है कई जगहों पे। ठीक है, तो एक गर्व की बात है कि इन्होंने बहुत पहले ही, पाणिनि ने कब का डेवलप उन्होंने किया, 8-7-6 सेंचुरी बीसी के आसपास में, आप जानते हो इनको, है ना। तो सोच लो फिर, महाजनपद एरा, तो उस समय उन्होंने ये चीजें डेवलप कर ली थी। तो ये नॉर्मल कहानी थी, मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी करा, मैंने थोड़ा सा इसमें इंप्रूव किया, एनरिचमेंट भी किया आपकी नॉलेज में, जो मैंने पिछली बार बताया था। तो ऐसे आपको थोड़ी सी नॉलेज अच्छी होगी। अब मैं इसमें अगर बात करूं, अब मैंने इसे बताया था ना, अष्टाध्यायी में 8 चैप्टर है, 32 पार्ट है और 3959 सूत्र है। कभी कभी 4000 भी आपको ओवरऑल में ऑप्शन में कहीं 4000 दिख जाए, तो ऐसा नहीं खोजने लगना है कि 3959 सूत्र क्यों नहीं दिखा है। 3959 लगभग 4000 के आसपास है ना। तो बुक में आप देखोगे कहीं कहीं तो 4000 भी लिखा मिलेगा, बट 3959 एग्जैक्ट है। तो पाणिनि से रिलेटेड ये जानकारी थी, और पाणिनि का लैंग्वेज लेबोरेटरी भी बनी है, आपने सुना है। 11वीं हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2018 में, 11वीं हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2018 में। 11th हिंदी कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? 2018 में हुई थी।
कहाँ हुई थी? मॉरिशस। मॉरिशस में हुई थी, ठीक है। और 11th हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 मॉरिशस में हुई थी, और इसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज उस समय थी। इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया था सुषमा स्वराज। कहां पे? मॉरिशस में। और कहां पे? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है मॉरिशस में, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट में बनी है पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी। पाणिनि लैंग्वेज से रिलेटेड आप समझ रहे हो ना कि वहां के जो यूथ है ना, जो इंडियंस हैं या नहीं भी है, जो वहां के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को लिखना, समझना, इसको प्रचार प्रसार करने के लिए, डेवलप करने के लिए वहां पे चीजें आगे जाए, बढ़े, आगे जाए, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो, इसलिए पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी डेवलप की गई है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो कि मॉरिशस में है, और ये फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो विदेश मंत्री थी, सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में, पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी का। लेबोरेटरी बनाओगे तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में बनाओगे ना, कहीं ना कहीं कॉलेज में बनाओगे, तो वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो है वो मॉरिशस में ही है। पाणिनि लैंग्वेज, अब इसमें क्या किया गया था थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। ये पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी, इसमें क्या किया गया था, इसमें इनिशियली 30-32 कंप्यूटर डेवलप किए गए थे, और भारत के लोग, उन्होंने इस कंप्यूटर में लैंग्वेज को फिलअप किया था, और सॉफ्टवेयर वगैरह बना के चीजों को भेजी गई थी। और इनिशियली 30-32 के आसपास इसमें कंप्यूटर रखे गए थे इस लैब में, है ना, जो कि भारत से सब चीजें हुई थी, और इसके अंदर फिट किया गया था। इंडिया के लोगों ने इसके अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, मैंने बताया ना कि यंग जो जनरेशन है वहाँ पे यूथ है, उसके उनमें हिंदी भाषा को डेवलप करना, और हिंदी भाषा उनमें वो एक पसंद की तरह आना, कि हिंदी भाषा को पसंद करे और इसका प्रचार प्रसार हो, इन चीज़ों के लिए पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी मॉरिशस में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में बनाई गई है। सुषमा स्वराज ने किया था उसका उद्घाटन, जो कि 11वीं नंबर हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2018 में मॉरिशस में, उस दौरान ये चीजें हुई हैं पूरी कहानी। 11वीं हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 में मॉरिशस में हुआ था, उस दौरान ये कहानी हुई है। और मॉरिशस बहुत फेमस भी, आप जानते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और एफआईआई, आप जानते हो ना। एफडीआई बहुत ही रिलायबल होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। एफआईआई ये रिलायबल नहीं है, चीजें भग जाते हैं लोग रिलेटेड लेके। एफडीआई मतलब, एफआईआई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, एफडीआई जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ऐसी चीज है कि वो रिलायबल है, ठीक है। वो कंपनी लगाते हैं आके किसी कंट्री में, तो एफडीआई जो भारत को मिलती है सबसे ज्यादा, वो कहीं ना कहीं मॉरिशस से ही है। एफडीआई जो है, आप कंफ्यूज मत होना एफडीआई से रिलेटेड, जो एफडीआई है वो इकोनॉमी का पार्ट है। मैं फिर उसमें डिस्कस करने लगूंगा तो फिर ऐसा लगेगा कि बायोलॉजी, दुनिया तो जानती हो लिंक है हर चीजों से, तो लिंकिंग उतना ही रखते हैं जितना बायोलॉजी का एक अस्तित्व बना रहा है। मॉरिशस से एफडीआई भारत को ज्यादा प्राप्त होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई होती है, एफआईआई होती है, कभी बात कर लेंगे उस पर रिलेटेड, मनी इकोनॉमी का पार्ट है, बैंकिंग इकोनॉमी से रिलेटेड सब चीजें इसमें आ जाएंगी। अगर कोई बाहर रहता है, अगर वो बाहर अर्निंग कर रहा है, तो भारत में उसका जो पैसा आएगा उसमें से कितना पैसा भारत सरकार को किस हिसाब से मिल जाती है, कहानी है। तो पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी का आपको पता चला। मॉरिशस से रिलेटेड एक और बात है इंटरेस्टिंग, आपको बता दूं, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मॉरिशस से रिलेटेड एक बर्ड है, आपने सुना होगा, डोडो, 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 आपने सुना होगा डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुकी है बहुत समय पहले। तो उसकी कहानी क्या बोली जाती है कि पहले इन्होंने, यहाँ के लोग जो थे पुर्तगाली गए, ऐसा ऐसा कहानी है, तो वहाँ के लोग ने, पुर्तगाली जो पहुंचे, वो लोगों ने मिलके डोडो को मार डाला, क्योंकि फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकता ये, है ना, फ्लाइटलेस बर्ड है ये, मतलब पक्षी उड़ नहीं सकता है, ये नहीं सकता था, इट इज गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। आयुषन के रेड डाटा बुक में आपको देखोगे तो EX लिखा मिलेगा, एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ऐसा बोला गया कि लोगों ने मार के खा गया, इसको मार के खा गए, है ना।
लेकिन क्योंकि उड़ता नहीं था तो आसानी में पकड़ में आ जाए। लेकिन कहानी कुछ और भी है, कहानी कुछ और भी है। आप कहानी समझो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है तो लोग तो कुछ भी बता ही देंगे, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है उनको। डोडो का लिटरल मीनिंग क्या होता है यहीं से समझो। डोडो का मतलब होता है डफर। डफर का मतलब क्या होता है सोच लो। बच्चों को कहते हैं डफर, लोग कहते हैं डफर बेवकूफ, बेवकूफ, डम, डफर, बेवकूफ बोला जाता है इसको। इसका मतलब क्या है, ये मतलब डोडो बेवकूफ। क्योंकि जब पुर्तगाली, आपको पता है वास्को डी गामा भी पुर्तगाल से इंडिया आए थे, उसकी कहानी अलग है। जब पुर्तगाली वहां से पुर्तगाल से चले तो मॉरिशस आइलैंड पे भी पहुंचे। मॉरिशस आइलैंड पे पहुंचे तो अपने साथ पुर्तगाली जो है वो मंकी को, बंदर को और सुअर को, पिग को लेके गए थे वहां मॉरिशस में, है ना, पुर्तगाल से। तो क्या हुआ कि पिग और बंदर को लेके गए। अब ये जो डोडो था, पिग और बंदर को कभी देखा नहीं, मॉरिशस में थे नहीं वो सब, तो पिग और बंदर को कभी नहीं देखा था इसने। पिग मतलब सुअर और बंदर मंकी, उसको देखा नहीं था डोडो ने। तो डोडो क्या करता था कि कभी देखा नहीं, उससे आमना सामना हुआ नहीं, तो ये निर्धरक, निर्धरक जो है बिना डर का सामने चला जाए बंदर के और पिग के सामने, सुअर के सामने, तो दोनों मार के खा जाए इसको। क्योंकि ये बेधड़क, कभी उसको देखा नहीं जीवन में, पहली बार देखा तो सामने ही चला जाता था, डरता नहीं था। इसीलिए बोला जाता है कि डर भी एक होना चाहिए। तो डर नहीं था, इस चक्कर में, ये बेवकूफी के चक्कर में सामने चला जाता था उनके, और वो मार मार के खा गए बंदर और ये क्या कहते हैं सुअर वगैरह, इसको मार मार के खा गए। ये एक्चुअल कहानी है। क्योंकि डोडो का मतलब डफर होता है, डफर, बेवकूफ, बेवकूफी की इसने, कि इतना भी डर नहीं था कि हम सामने वाले की शक्ति नहीं पहचान पा रहे हैं कि सामने वाला कौन है ना, और पूरी बेवकूफी के साथ पहुंच जा रहे हैं सामने उसके। तो वो तो पूजा नहीं करेगा ना, वो तो पेट पूजा करेगा फिर अपना। तो पेट पूजा उन्होंने कर ली बंदरों ने और क्या कहते हैं सुअरों ने। अब बाकी लोगों ने तो पेट पूजा किया ही होगा, वो कैसे बचेंगे। तो समाप्ति हो गई इनकी, ठीक है। तो ये कहानी है। डोडो का मतलब डफर होता है, डम्ब होता है, बेवकूफी, बेवकूफ वाली बात हो गई है ना। क्योंकि आप सामने वाले के पास बिना जाने पहचाने सामने पहुंच जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो आपको तो पूजा करेगा नहीं। तो बंदर और वो सुअर ने खा डाला इनको, ठीक है। बाकी इंसानों ने तो खाया ही होगा। ये इसकी डोडो की कहानी है। और भी बात करूंगा। कीवी, आप जानते हो कीवी? कीवी एक और फ्लाइटलेस बर्ड है, रिया है, कीवी है, ऑस्ट्रिच है, मैं सबकी बात करूंगा। कीवी, लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रिच का जो अंडा है ना वो सबसे बड़ा अंडा है। एंड अनफर्टिलाइज्ड सेल ऑफ ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट सेल। मैं बोल रहा हूं कि कीवी का अंडा सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन बदल दिया जाए ना, इन प्रोपोर्शन टू बॉडी साइज, अगर बॉडी का साइज देखोगे, अगर कीवी का साइज देखोगे तो कीवी का साइज छोटा है, उसके कंपैरिजन में उसका बॉडी का साइज, शरीर का साइज, उसके कंपैरिजन में कीवी का अंडा देखोगे, और ऑस्ट्रिच का साइज आप जानते हो कितना बड़ा है ऑस्ट्रिच, तो उसके कंपैरिजन में अगर ऑस्ट्रिच का अंडा देखोगे और कीवी का अंडा देखोगे, बॉडी साइज के कंपैरिजन में तुलना करोगे, तो कीवी का अंडा बड़ा निकल जाएगा। आप पढ़ते हो कि ऑस्ट्रिच का अंडा, जो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का अंडा होता है ना, बट बॉडी साइज को कंपेयर करोगे ना शरीर से, उस हिसाब से देखो कितना बड़ा अंडा दे रहा है ये, तो कीवी का अंडा बड़ा है, लार्जेस्ट है। तो ऐसे फंसा सकते हैं कि इन कंपेरिजन टू बॉडी साइज द एग ऑफ कीवी इज द लार्जेस्ट सेल। ऑप्शन दे देगा ए बी सी, ऑस्ट्रिच भी डाल देगा। आप कहोगे सबसे बड़ा सेल तो एक बड़ा होता है किस, ऑस्ट्रिच का, आप ऑस्ट्रिच का टिक मार दोगे। ये भी तो देखो, इन कंपैरिजन टू बॉडी साइज, शरीर, एक कीवी का शरीर इतना छोटा छोटा होता है, वो ऑस्ट्रिच आप देखो इतना बड़ा है, उसके हिसाब से ऑस्ट्रिच का अंडा और इसके हिसाब से इसका अंडा, तो शरीर के मुकाबले देखा जाए तो कीवी का अंडा साइज में बड़ा है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रिच। बट ओवरऑल बात करोगे तो ऑस्ट्रिच का एक बड़ा है, ओवरऑल बात करोगे तो ऑस्ट्रिच का एक बड़ा है। लेकिन शरीर के मुकाबले की मेरा छोटा सा शरीर कीवी का इतना बड़ा अंडा दे रहा है। इतना बड़ा शरीर ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का, उसका अंडा देखोगे तो शरीर के कंपैरिजन में कीवी बड़ा है, कीवी का अंडा बड़ा निकल जाएगा, है ना। तो ऐसी चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। आगे ऐसे ही क्वेश्चन फंसाएंगे, अब आपसे नहीं पूछने वाले हैं एक शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा होता है, लार्जेस्ट सेल होती है, ये सब नहीं पूछेंगे। ऐसा पूछ लेंगे तो सारे ही आंसर कर लेंगे, ऐसे फंसाएंगे जो मैंने बताया आपको। ये डोडो की कहानी थी। एफडीआई वगैरह जानना होगा तो मैं अलग से कर दूंगा, एफडीआई एफआईआई से रिलेटेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कौन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, कौन डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, भारत में आके कंपनी सेटअप करेंगे, एफडीआई वाले कंपनी सेटअप करेंगे। तो एफडीआई वाले कंपनी सेटअप करेंगे तो कोरोना में जो हुआ, ये चीजें हुई हैं, तो भाग नहीं जाएंगे ना कंपनी लेके सीधा,
तो कंपनी सेटअप हो चुकी है। एफआईआई वाले क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में तो जहां अप डाउन मार्केट हुआ पैसा निकाल लो। तो ये भरोसेमंद नहीं है। लेकिन एफडीआई वगैरह, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब भरोसेमंद है, क्योंकि कंपनी आपने सेटअप कर दिया तो भागोगे नहीं ना। अब तो कंपनी लग चुकी है भारत के अंदर, तो कैसे भागोगे, चाहे किसी भी दूसरे देश के अंदर। तो रिलायबल होता है कि हाँ, आदमी देश को पता है कि ये अब कैसे भागेगा, इतना जल्दी तो भाग नहीं पाएगा। स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हो तो जब चाहो निकाल लो, जब चाहो डाल दो। तो रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है किसी देश के लिए, है ना। कभी भी स्टॉक मार्केट नीचे चला जाएगा, कभी भी उछान आ जाएगी, है ना, ऊपर नीचे। आप जानते हो स्टॉक मार्केट होती रहती है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी जो है, स्टॉक मार्केट अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी है ना। इंजीनियरिंग की जितनी पढ़ाई होती है, इनकी भी पढ़ाई कम नहीं है स्टॉक मार्केट की, ठीक है। तो ये अपना आज की कहानी रही। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैंने फिर बात की थी योग सूत्र के बारे में, पतंजलि की 196 सूत्र याद है, 195 भी, 8 लिम्स ऑफ योगिक पॉस्चर, 1 लिम्स ऑफ योगिक पॉस्चर, योगिक मेडिटेशन, जिसमें मैंने समाधि की बात की थी, यमक की बात की थी, नियम की बात की थी, प्रत्याहार की बात की थी, प्राणायाम की बात की थी। 8 है, 8 भुजाएं हैं यौगिक मेडिटेशन के। प्राणायाम की बात की थी, धारण की बात की थी, ध्यान की बात की थी। ये सारे 8 लिम्स हैं, भुजाएं हैं, किसके, यौगिक मेडिटेशन के। यौगिक मेडिटेशन में मेडिटेशन पे भी चीजें बताऊंगा कि बिना मेडिटेशन किए आप मेडिटेशन का फायदा कैसे उठा सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन इज समथिंग रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। The frequency is going to generated in your mind. The scientist is going to develop the same frequency in the cassette form, in the CD form. सीडी फॉर्म में डेवलप की गई इन चीजों को। और अगर आप सीडी लगाते हो और उस फ्रीक्वेंसी को दोनों कान में आपको लगाना है एयरफोन के थ्रू, और दोनों में सुनना है, तो सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और आपके माइंड का लेवल वैसा ही हो जाएगा जैसे कि एक्चुअल मेडिटेशन से आती है। तो मैं एक टेक्निक बता दूंगा आपको, और फिर आपको सीडी परचेज करनी पड़ेगी ऑथेंटिक जगह से, फिर मजा लो। सीधी सी बात है। तो मैं बताऊंगा क्या टेक्निक है। मेडिटेशन अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो साइंटिस्ट ने कैसे इन चीजों को डेवलप किया है, या आप फायदा वही मजा उठा सकते हो जो मेडिटेशन में मिलता है ना। सीडी कैसेट्स आती हैं, उसको यूज करना पड़ेगा आपको। इसके फ्रीक्वेंसी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाए, लेकिन ऑथेंटिक नहीं होगी वो। तो ऑथेंटिक मार्केट से, स्टोर से आपको ये चीजें परचेज करनी पड़ेगी और वहां से खरीद के आपको चीजों को सुनना है। लेकिन उसके पहले उसकी कंडीशन है कुछ, तब जाके कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे जानी है, कैसे सुनना है, एक कान में रखना है या दोनों में रखना है। ऐसा नहीं एक कान में लगा लियो, बस एक कान का नीचे आपने ईयरफोन रखा है और सुन रहे हो। कुछ कंडीशन है उसके अंदर, आपको बता दूंगा तो आप उसको प्रॉपर यूज कर पाओगे, ठीक है। तो मैं कभी उसको बता दूंगा अलग से 6-8 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना के, ठीक है। तो वो आगे हम बात करेंगे। फिर मैंने ऋषि पतंजलि की योग सूत्र की बात की थी, उसके बाद मैंने 8 लिम्स की बात की थी, कर ली। और उसके बाद मैंने पतंजलि के बाद मैंने बात की थी BKS अयंगर। BKS अयंगर इज द वेरी मच फेमस पर्सनालिटी इन योग, है ना। योगा में बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, जो कि बेलूर कर्नाटका में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु पुणे महाराष्ट्र में हुई है और 2014 में हुई है। और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। और टाइम मैगजीन में वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल में दर्ज किया गया है टाइम मैगजीन में उनको, है ना। वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल इन द टाइम मैगजीन दर्ज किया गया था। तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। पद्म भूषण मिला है इनको, पद्मश्री मिली हुई है अवार्ड, पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप बता देंगे। बहुत सारे इनकी राइटिंग्स हैं, बहुत सारी बुक्स है। पद्म क्या कहते हैं आपको, लाइट ऑन लाइफ मैंने बताया था, लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन द क्या कहते हैं, लाइट ऑन द योग सूत्र पतंजलि, है ना। उसके बाद मैंने और भी अल्टीमेट फ्रीडम की बात की थी, आर्ट ऑफ योगा की बात की थी। ये सारी बुक्स इनकी लिखी गई है, आप 2-4 याद रखेंगे। इनके गुरुजी की मैंने बात की थी, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहे जाते हैं। इट मे बी ए चांस कि ये क्वेश्चन आ जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न योगा कौन है, क्योंकि जानते हैं आप योगा से रिलेटेड कितनी चीजें बढ़ रही हैं। आयुष मंत्रालय की मैं बात करूंगा जब मैं साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। यूनानी की बात थोड़ी सी करूंगा, योगा की बात और थोड़ा डिफरेंट वे में करूंगा। जो मैंने यहाँ किया थोड़ा सा इससे डिफरेंट वे में वहां करूंगा। आयुर्वेदा की बात भी वहां करूंगा तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाके करूंगा, यहाँ से अलग जो और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीजों की बात करूंगा मैं वहां पे। और तिरुमलाई कृष्णमाचार्य फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहे जाते हैं, ठीक है, कहे जाते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ गया तो टिक कर लेंगे। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जो कि गुरु थे BKS अयंगर के, ठीक है।
और बीकेएस अयंगर जो योगा है उनका अयंगर योगा के नाम से पूरे दुनिया में फेमस था ये योगा, है ना। और बहुत ही फेमस टीचर थे वो, जैसे कि सुश्रुत एक फेमस टीचर थे, बहुत ही अच्छे शिक्षक थे सुश्रुत, बहुत ही फेमस। अपने स्टूडेंट्स को शल्य चिकित्सा जो सर्जरी है ना सिखाने के लिए और सीखने के लिए ऐसा वो बताते थे कि पहले इसको सीखना है तो सब्जियों पे सीखो। तो सब्जियों पे, कद्दू पे, तरबूज पे, खरबूज पे, इन चीजों पे, सब्जियों पे कटिंग सीखते थे उनके स्टूडेंट, काटना सीखते थे सर्जरी वाली प्रोसीजर करने से पहले। एक्चुअली किसी पेशेंट को सर्जरी करने से पहले ये सारी प्रोसीजर वो तो सब्जी पे सिखा देते थे अपने स्टूडेंट को, तब जाके वो जो उनके स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, वो एक्चुअल प्रोसीजर जो है सर्जरी करना है किसी व्यक्ति का, किसी एनिमल का, तब करते थे वो लोग। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है टीचिंग का ये, है ना। तो इसीलिए सुश्रुत का आज भी फॉलो किया जाता है। उनकी बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं। अगर मैं टूल्स की बात करूंगा, जो आप स्कैलेपल देखते हो, डॉक्टर की स्कैलेपल्स वगैरह होती हैं, नाइफ वगैरह होती हैं, जो चीजें हैं जिससे वो सर्जरी करते हैं, कटिंग करते हैं, सीजर्स का सीजेरियन कट लगाते हैं ना, सीजरियन कट्स जो करते हैं, तो वहां पे भी उनका टूल्स हुआ करता था। उस टूल्स के नाम भी है, सुश्रुत संहिता में उस टूल्स के नाम लिखे गए हैं कि किससे क्या करोगे, छेद्य, भेद्य, लेख्य। मैंने याद की थी 8 टाइप्स ऑफ सर्जरी। छेद्य, छेदने हेतु, भेद्य, भेद दो, चीर दो अंदर से, लेख्य, काट के हटा दो, एस्य, आहार्य, विश्रव्य, शिव्य। शिव्य मतलब अब भैया सर्जरी कर लिया तो सिल दो, टाका लगा दो। तो ये चीजें वहां पे भी डिस्कस हैं, ठीक है। और एक बेस्ट वे में डिस्कस है, एक प्रोसीजर है ये चीजों की कि कैसे आगे आगे आपको करते जाना है, सर्जरी करना है। तो इसीलिए आज भी मॉडर्न सिस्टम में सुश्रुत की चीजें यूज की जाती है। मेडिकल प्रैक्टिस में आज भी फॉरेन में वो चीजें फॉलो की जाती हैं, है ना। डॉक्टर्स आज भी फॉलो करते हैं। तो ये अपनी कहानी है नॉर्मल। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं एक और फेमस पर्सनालिटी की बात करूंगा, जो दुनिया के और देश के बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे और कहीं ना कहीं जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। और वो व्यक्ति कौन थे, इससे पहले मैं कुछ आपको बताऊंगा। जब पूरे विश्व में संस्कृति की डेवलपमेंट हो रही थी, उनका विकास हो रहा था, मैं 1858 के आसपास की बात कर रहा हूं, जब संस्कृति की विकास हो रही थी पूरे विश्व में, उस समय भारत प्रगति और ये प्रयत्न कर रहा था किस चीज के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए, है ना, इंडिपेंडेंस पाने के लिए स्वतंत्र प्रयत्न कर रहा था। प्रगति की ओर नहीं उतना था जितना प्रगति की ओर बाकी दूसरे देश थे, है ना। उसी दौरान इस देश में ऐसे महान विभूति, महान ऋषि, महान लोगों का जन्म हुआ उसी दौरान। और वो 1858 का समय काल था जिस समय जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ। (1858 to 1937) the famous scientist of India and the world। इनका योगदान सुनोगे तो सुनते रह जाओगे, बहुत सारा इनका योगदान है ना, बहुत। इनके फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मनोहर लोहिया नहीं, और सत्येंद्र बोस थे। तो बहुत सारे इनके दोस्त थे उस समय, फॉरेन के भी कुछ लोग दोस्त थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने तो कुछ कहा भी है इनके लिए। सुभाष चंद्र बोस ने एक कलकत्ता में इनको अवार्ड मिला था उस दौरान। सुभाष चंद्र बोस ने इनको एक बहुत ही एक उपाधि दी थी एक तरीके से कि इनसे क्या सीखना चाहिए, है ना, देश के लोगों को, देश की जनता को। तो मैं उस पर जिक्र करूंगा, उससे पहले मैं इनकी साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं पहले इसकी हिस्ट्री की बात करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं हिस्ट्री बताते आ रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा इनका हिस्ट्री ना बताऊं, है ना। बहुत ही काम किया इन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं फिजिक्स के भी क्षेत्र में इन्होंने काम किया। अल्टीमेटली लास्ट में इन्होंने बायो को चुना, लेकिन इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड डीएससी की उपाधि भी ली थी। तो कहानी है, कैम्ब्रिज में उन्होंने अध्ययन किया, कैम्ब्रिज जाके। उसके पहले एक जगह और गए थे लेकिन तबीयत खराब हो गई थी तो वापस आ गए थे। फिर कैम्ब्रिज में जाके उन्होंने फाइनली अध्ययन किया था, डीएससी की उपाधि ली। उसके पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कुछ और। क्या कहानी है, इनके पिताजी का नाम भगवान चंद्र बोस था, ठीक है। और ये जहां जिनका जन्म हुआ था वो मैमन सिंह नामक शहर, मैमन सिंह, जो कि अभी बांग्लादेश में है। क्यों चला गया, क्योंकि विभाजन हुआ। आपको पता है, ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वेस्ट बंगाल आप नाम सुनते हो। तो बांग्लादेश में मैमन सिंह है, इस शहर में इनका जन्म हुआ था जो कि अभी बांग्लादेश में है। इनके पिताजी का नाम भगवान चंद्र बोस था
और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो बंगाली भाषा में हुई थी और इनका मानना भी था कि किसी भी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसके मातृभाषा में ही होनी चाहिए। जो भी बच्चा जहां भी रहता है उनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके अनुसार मातृभाषा में ही होना चाहिए। पहले नाम लिख दूं मैं इनका। इज द फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। और तो इनका ऐसा मानना था कि जो प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए मातृभाषा में होना चाहिए। फिर उन्होंने बीएससी की उपाधि ली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड वनस्पति विज्ञान को लेते हुए। इन्होंने कैम्ब्रिज में गया और कैम्ब्रिज में जाके इन्होंने जो भी पढ़ाई करनी थी उन्होंने की, कंप्लीट की। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता से आके उन्होंने टीचिंग करना स्टार्ट किया। तो लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, जब ये फॉरेन गए थे तो इनके जो गुरु थे ना, इनके जो गुरु थे वो फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन के बेटे और रेली। रेली को जानते हो आप? रेली बहुत ही फेमस नोबल गैस पे इन्होंने बहुत कुछ स्टडी किया है, रियल गैसेस पे, नोबल गैसेस पे बहुत इन्होंने स्टडी किया है। तो फ्रांसिस डार्विन चार्ल्स डार्विन के बेटे हैं ये। और चार्ल्स डार्विन के तो बहुत जिक्र करूंगा इवोल्यूशन में मैं। चार्ल्स डार्विन के बेटे है ना, एचएमएस बीगल पे 5 साल की यात्रा की, पूरी की पूरी इवोल्यूशन की थ्योरी का तो देन इन्हीं को है। इनके पहले लेमार्क ने थ्योरी दिया था, बट चार्ल्स डार्विन बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। फ्रांसिस डार्विन और रेले, ठीक है, ये दोनों इनके गुरु थे। ठीक है, तो इतने बेहतरीन गुरु इनको मिले, तो मिलेंगे तो अच्छा काम करेंगे भी, तो किया भी इन्होंने। इन्होंने अगर मैं बात करूं तो जब ये पढ़ के आए यहाँ पे और कोलकाता में पहुंचे तो प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता में उन्होंने प्रोफेसर का रोल निभाया, प्रोफेसर का काम किया, पढ़ाया। लेकिन उन्होंने देखा, आपको पता है कि उस समय 1858 की बात कर रहा हूँ और 1857 की क्रांति वगैरह आपने सुना है, तो उसमें से मैं एक कहानी आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो उस समय ब्रिटिश के जो टीचर हुआ करते थे, ब्रिटेन के जो टीचर हुआ करते थे, उनको जितना वेतन मिलता था और जो भारत के टीचर हुआ करते थे उनको जितना वेतन मिलता था, ब्रिटिश के टीचर से आधा मिलता था भारत के शिक्षकों को। ये चीज इनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये स्वदेशी विचारधारा वाले वैज्ञानिक थे। स्वदेशी, इनके पिताजी भी स्वदेशी विचारधारा के थे, ये भी स्वदेशी विचारधारा के वैज्ञानिक थे। भारत को बहुत ही अपना वो समझते थे ये ना, इसीलिए भारत छोड़ के गए भी नहीं, विदेश से पढ़े और विदेश से पढ़ के फिर भारत ही लौट आए। तो इनकी कहानी ये है कि इन्होंने इस चीज के लिए विरोध किया। क्या कि ऐसा क्यों कि ब्रिटेन के टीचर को आप पूरा वेतन देते हो और भारत के टीचर को आधा वेतन देते हो। इसका विरोध इन्होंने किया और 3 साल तक इन्होंने विरोध किया और वेतन नहीं लिया। 3 साल तक अपना वेतन नहीं लिया। 3 साल के बाद ये विरोध 3 साल के बाद इनको ऐसा विरोध देखते हुए पूरा का पूरा वेतन दिया जाने लगा इनको, जगदीश चंद्र बोस को, क्योंकि इन्होंने विरोध किया। और ऐसा विरोध करने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह आंदोलन को स्टार्ट किया था। दिस पर्सनालिटी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, सैलरी से रिलेटेड विरोध किया। ये पर्सनालिटी पहले थे, ऐसा बोल सकते हो। अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता देना ऐसी कहानी है, क्योंकि आप जानते हो कि सैलरी आधा दी जाती थी भारतीय टीचर को, भारत के शिक्षकों को, एज कंपेयर टू ब्रिटेन के, ब्रिटिश के टीचरों को, तो अंग्रेज टीचरों को, अंग्रेज के टीचरों को, जो अंग्रेज थे। तो ये पहले व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये पता चल गई। बाद में इनको 3 साल बाद पूरा वेतन भी दिया जाने लगा इनका ये विद्रोह देख के। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनके गुरु समझ में आ गई। उसके बाद मैं बात करूं तो इनकी कहानी और भी ये है कि इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का हर्ट्ज का जो सिद्धांत है ना, उसका अध्ययन किया और ध्रुवीयकरण भी किया, पोलराइजेशन भी किया। हर्ट्ज का सिद्धांत का अध्ययन किया और कभी क्वेश्चन आ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे इन्होंने अध्ययन किया है। हर्ट्ज के सिद्धांत को अध्ययन किया, हर्ट्ज का सिद्धांत को अध्ययन किया, हर्ट्ज का सिद्धांत और पोलराइजेशन, ध्रुवीयकरण भी किया। ये एक अलग कहानी है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बेतार तकनीक की खोज की। आप जो सुनते हो हॉटस्पॉट, आप जो सुनते हो वाईफाई, आप जो सुनते हो लाइफाई, आप जो सुनते हो वाई मैक्स, मैं सारी जिक्र करूंगा, सारी चीजों को पढ़ाऊंगा जितनी आपको रिक्वायरमेंट है साइंस टेक में, जब मैं आईसीटी का पोर्शन कवर करूंगा। बेतार तकनीक की खोज करने वाले एक पहले व्यक्ति थे। 75 फीट की दूरी, 75 फीट की दूरी तक ध्वनि को भेज दिया इन्होंने बिना तार के, बिना वायर के, 75 फीट की दूरी। और उस समय एक यंत्र बनाया था उन्होंने, कोहिरर।
ये सारे बेतार तकनीकों में ये डिवाइस यूज की जाती थी। ये रेडियो सिग्नल रिसीविंग डिवाइस है, रेडियो सिग्नल रिसीविंग डिवाइस, ट्रांसमिटिंग डिवाइस है कोहरर। ये सारे उस समय के बेतार तकनीकी के जो भी डिवाइस, क्योंकि जगदीश चंद्र बोस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बेतार तकनीक की खोज की है एक तरीके से। अगर बात करोगे मार्कोनी से पहले, मार्कोनी का मैं कहानी बताऊंगा आपको। तो बेतार तकनीक 75 फीट की दूरी तक ध्वनि साउंड को बिना तार का इन्होंने भेज डाला। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के पहला ये आदमी है जिन्होंने स्टार्ट किया था। कोहिरर का डिजाइन किया, जो कि रेडियो वेव सिग्नल, रेडियो वेव्स होती है ना, सिग्नल्स को ट्रांसमीटर और रिसीवर एक तरीके से ये चीज करती है, एक इंस्ट्रूमेंट है कोहिरर। और यही कोहिरर का फिर बाद में एक और मार्कोनी, जो साइंटिस्ट जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, मार्कोनी, इन्होंने दावा किया कि मैंने भी बनाया है मार्कोनी, कोहिरर मैंने बना लिया, तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। बाद में अमेरिका के ही एक पत्रकार ने इस बात का उजागर किया कि कोहिरर जो आपने बनाया है, ये बताइए आपने कैसे बनाया। तो ये उसको व्याख्या करने में, उसको डिस्क्राइब करने में, एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हो पाए। तो फिर इनको चोरी का भी आरोप गया था कि इन्होंने जगदीश चंद्र बोस का कोहिरर का कॉन्सेप्ट चुराया है ना। तो ये कहानी मार्कोनी की है, लेकिन मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका था इस चीज के लिए। फिर उसके बाद रॉयल सोसाइटी, जो ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी है, वहां पे इन्होंने अपना काम जो है कोहिरर वाला जो है ना, ये वहां पे इन्होंने दिखाया था। रॉयल सोसाइटी जो इंग्लैंड की है, जगदीश चंद्र बोस ने। उसी दौरान आपको ये मार्कोनी भी पहुंच गए कि मैंने भी कोहिरर बना लिया, नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। बाद में वहीं के, ऐसा बोला जाता है कि वहीं की पत्रकार ने इस बात का उजागर किया कि आपने बनाया है तो एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो चोरी का भी आरोप गया इन पे। उसके बाद वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। पहले व्यक्ति थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी की मैं बात करूंगा, साइंस टेक्नोलॉजी में पूरा, प्रौद्योगिकी में मैं पूरा अच्छे से बात करूंगा। LI5 वाईफाई से रिलेटेड सारी फ्रीक्वेंसी वगैरह जितनी भी होती हैं और कैसे वर्क करता है, सब कुछ बात करेंगे इसके बारे में। तो उसके बाद जगदीश चंद्र बोस के पास कुछ कंपनी भी पहुंच गई। जानते हो ना, कुछ चीज खोजोगे तो अब उसका फिर कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, बेचने के लिए कंपनी वाली कहेंगे कि हमारा दे दो, हमें दे दो फार्मूला, मैं बनाऊंगा, मैं बेचूंगा, आप बोलो कितना देना है। पेटेंट वगैरह समझते हो ना। तो इन्होंने व्यवसायिक आदमी बनने से इनकार कर दिया, मतलब मैं व्यवसाय नहीं करने वाला, है ना, मैं बिकने वाला आदमी नहीं हूँ। आजकल तो बिकने वाले लोग भी बहुत है। तो इन्होंने वो काम नहीं किया। उसके बाद मैं बात करूं तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा बताया कि पौधे में भी जान होती है, पौधे में भी भाव होता है, पौधे में भी चिंतन होती है, पौधे भी खुश होते हैं, पौधे भी दुख होते हैं, पौधे भी अपने आसपास के पर्यावरण एनवायरमेंट से, ट्रीज जो होते हैं अपने पर्यावरण एनवायरमेंट से ये समन्वय बना के रखते हैं। वो समझते हैं कि पर्यावरण कैसे चेंज हो रहा है, इसका उनके अंदर फीलिंग है, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। ये सुन के उस समय के साइंटिस्ट तो हंस पड़े पूरा, है ना, पूरा मजाक। जानती हो आजकल तो थोड़ा सा अजीब बात बोल दो तो हंसने तो पहले लोग लगते हैं, तो वो भी हंस दिए, है ना। और नहीं भी करो, अच्छा काम कर रहे हो तो भी हंसेंगे। उनको पता, उनको खुद पता है कि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मजाक उड़ाएंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे कि वो लगे कि वो सही नहीं है। लेकिन उसको अंदर से पूछेगा ना, वो सोते समय जाकर पूछे कि मैंने जो बोला है वो सही है क्या, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ मैंने बोला है वो गलत है। तो कोई आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है तो अब कुछ नया बता रहा है और कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उस पर टोका टिप्पणी नहीं की जाती है ना। अब अपना काम करो, बहुत जरूरी है ना। इसलिए मैंने बताया अपना काम करोगे ना तो बहुत आगे बढ़ोगे। दूसरे काम कर रहे हैं, कोई देश के लिए कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उसको सपोर्ट किया जाता है, बजाय कि हंसने लगो, है ना। तो हंसना तो बहुत सिंपल है, ऐसे कर देना, है ना, लेकिन इससे जिंदगी नहीं चलती है। तो क्या है, इन पे हंसने लगे लोग। तो फिर पेरिस में ये बात पहुंची, पेरिस में ये गए, पेरिस में प्रदर्शन करना था, तो पौधे पे इन्होंने साइनाइड डाल दिया। अब साइनाइड जानते हो ना, साइनाइड पॉइजन है। साइनाइड डाल दिया तो पौधे मर गए। तो बोला गया देखो भाई, अगर पॉइजन डालते हो तुम खुद खा लो पॉइजन, साइनाइड। ब्रीदिंग फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाती है, रेस्पिरेटरी फेलियर होती है, इसकी कहानी अलग है साइनाइड से, तुरंत मर जाओगे तुरंत। तो साइनाइड डाल दिया इन्होंने तो पौधे मर गए। फिर शर्करा डाला, शुगर डाला तो फिर नहीं मरे। तो देखो, बोले कि देखो पॉइजन डाली जाती है पौधे पे तो मर जाते हैं, और शर्करा वगैरह डाल रहे हो जो पॉइजन नहीं है तो नहीं मरे पौधे। तो भाई देखो जान है इनके अंदर, है ना। तो फिर उसके बाद लोगों ने कुछ, है ना, फिर उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने साइनाइड को अपने मुंह में ले लिया। ऐसा भी बोला जाता है कि इन्होंने उसी दौरान इतने उत्साहित हो गए, उतने उत्तेजित हो गए इस बात को देखते हुए, इस प्रदर्शन को करते हुए पेरिस में, अपने मुंह में ही ले लिया साइनाइड। ऐसा भी कहानी है, इट मे बी ट्रू बट आई डोंट नो
टोटली, है ना, क्योंकि ये हिस्ट्री 1858 के आसपास में हिस्ट्री के बुक में लिखा हुआ है और जानते ही हो कुछ चीजें सही भी है, कुछ चीजें सही नहीं भी है, अगर ऐसा लिखा हुआ है। आज की तकनीक, मॉडर्न तकनीक से पता चलता है कि यस, पौधे में वो चिंतन होती है जो हम जानते हैं, जो उन्होंने बताया था, वो खुशी, वो दुख, वो भाव, वो अनुभव, सब चीज होता है, इनमें जान होती है। इस सारी चीजें आज के मॉडर्न टेक्निक से पता चल चुका है। तो सोचो ये क्या क्या किए इन्होंने, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाए, रेजोनेट रिकॉर्डर, फोटोसिंथेटिक रिकॉर्डर, ऐसे बहुत सारे, क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ प्लांट्स की जो वृद्धि होती है ना, उनकी ग्रोथ, उसको नापने में यूज किया जाता है। तो बहुत सारे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाया और ये इंस्ट्रूमेंट उनकी बुक रिस्पॉन्सेस इन प्लांट्स, फोटो क्या कहते हैं, नर्वस मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट्स, मोटर मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट्स, द प्लांट रिस्पॉन्स, सारे बुक्स के बारे में बताऊंगा। मे भी कब पूछ ले कोई नहीं जानता है। और सुभाष चंद्र बोस की बात करूंगा कि जब एक अवार्ड में, जब सुभाष चंद्र बोस भी थे, इनको अवार्ड मिल रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने उस अवार्ड में कहा था कि मैंने जगदीश चंद्र बोस से यह सीखा कि कैसे विपरीत परिस्थिति में, जब परिस्थिति अच्छी नहीं हो, तो किस तरह से अपने आप को संभालते हुए और अपने देश का और खुद का नाम आप ऊपर कर सकते हो, विपरीत परिस्थिति में रहते हुए। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा बोला था, ऐसे लिखा हुआ है हिस्ट्री में, ये चीजें उन्होंने बोला था। महात्मा गांधी भी इनके फ्रेंड थे, और मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस थे ही, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर भी, विवेकानंद भी इनके दोस्त थे, सारे इनके फ्रेंड थे, उस समय के ये लोग हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी सी कहानी इसके बारे में और है, मैं बताऊंगा, और कुछ बुक्स लिख दूंगा, कुछ इनके इंस्ट्रूमेंट्स लिख दूंगा, क्रेस्कोग्राफ, रेजोनेट रिकॉर्डर वगैरह जितने उन्होंने बनाया है, फाइटोग्राफ, फोटोसिंथेटिक रिकॉर्डर वगैरह मैं बता दूंगा, कुछ बुक्स बता दूंगा। फिनिश करेंगे इसके बाद, उसके बाद सीधा एंट्री करेंगे हम लोग ब्रांचेस में। माइक्रोबायोलॉजी में स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको कुछ ब्रांचेस पढ़ा दूं, नॉर्मल जानकारी आपको मिल जाए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद मैं सेल स्टार्ट करूंगा, आपका पसंदीदा, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, जिसका मैं स्टार्ट करने वाला हूं आने वाले समय में। और वो सेल कुछ अलग ही होगा, आपके लेवल पे जितनी चाहिए मैं उतनी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, लेकिन उसमें भी बहुत ही तड़का लगा के दूंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और चीजों को ध्यान से, क्योंकि हिस्ट्री में लिंक कर रहा था, अब हिस्ट्री में नहीं जाएंगे हम लोग, अब तो सीधा प्रॉपर कोर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, बायोलॉजी। तो ये कहानी थी, और मुझे समझ में आ रहा है कि आप समझ पा रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोगों ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है कि ये समझ में आ रही है चीजें, और समझ में आएगी। और मेरा उद्देश्य यही था कि आपको मैं उतना अच्छा दे दूं, क्योंकि आपको इधर उधर जाना ना पड़े ज्यादा, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। और मे भी फ्यूचर में हिस्ट्री में अगर पढ़ा दिया, अगर मैं लेके आ गया हिस्ट्री को, इतिहास को, तो मैं और भी पढ़ा दूंगा सारा। बट अभी हमारा एम ये है कि बायो के साथ मैं साइंस टेक स्टार्ट करूँ, और ऐसे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी वगैरह लेते, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन चीजों को पढ़ा दूं आगे। उसके बाद मैं देखूंगा तो हिस्ट्री, पॉलिटी भी डील कर लूंगा, है ना। पहले ये चीजों को कंप्लीट करूं जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल भी मुझे पढ़ाना है मेंस के लिए, यूपीएससी जो आपको जो वहाँ पे ऑप्शनल होती है, वहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल मुझे पढ़ाना है, और इनफैक्ट जियोलॉजी भी लेना है मुझे, जियोलॉजी, बट वो बाद में मैं करूंगा, पहले ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, और जितना आपको अच्छा मैं दे रहा हूं, आप अपना काम करें, लोगों को वीडियो दे, ताकि लोग इसे पढ़े, लोगों का अच्छा से अच्छा हो। आप अच्छा काम करेंगे तो आपका अच्छा खुद होगा, है ना। ये मत सोचना कि हम दे देंगे तो बहुत लोग पढ़ लेंगे तो उनका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉट एवर द काइंड ऑफ एनर्जी यू गिव टू द यूनिवर्स, सेम रिफ्लेक्ट्स बैक टू यू। ठीक है, तो निगेटिव थिंकिंग कैन नेवर बी गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट। आप अच्छा सोचे हर किसी के बारे में, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। निगेटिव थिंकिंग कैन नेवर गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट। आपको अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा उस निगेटिव थिंकिंग से। तो सबको दे, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका निकल जाएगा। आप अपना काम करो, आपका निकलेगा, वो अपना काम कर रहा है, उसका निकलेगा। अच्छा काम करो, अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और आएगा भी, अगर आप अंडरस्टैंडिंग जो मैं दे रहा हूं वो लेने की कोशिश कर रहे हो, और आपके हमारे बीच की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई होगी तो और अच्छे से आएगा। हमारी फ्रीक्वेंसी जो है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, इस पे अगर मैच होगी ना, तो और मजे में समझ पाएगी, क्योंकि दोनों का एक रिलेशन होता है ना। जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ, जो आप हैं, ये रिलेशन अगर अच्छा रहा ना, तो और मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहो दिल से, क्योंकि मैं अगला लेक्चर, अगला जो सब्जेक्ट है वो भी लेके आने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार होगा देश में।
वो जो देखेंगे देश में जितने लोग हैं उनको पता चलेगा यस कितना मज़ेदार चीज़ है। साइंस टेक में जब पढ़ाऊंगा ये तो समझ में आ ही रही है आपको बायोलॉजी। तो थैंक यू फिर। ठीक है, ओके बाय।